जब भी भारत में बात होती है पहले बड़े एम्पायर की तो नाम आता है मगध का। वो एम्पायर जिसका नाम अक्सर चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले का मगध कैसा था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य वो पहले राजा थे जिन्होंने मगध को एक साधारण राज्य से एक एम्पायर में बदल दिया था, या फिर उन्हें पहले से ही एक ऐसी ताकत मिली विरासत में जिसने आधे से ज़्यादा भारत को अपने पैरों पर ला खड़ा किया? सच्चाई यह है कि मौर्य एम्पायर की कहानी चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती ही नहीं। इसकी शुरुआत कई पीढ़ियों पहले हुई थी, जब मगध के राजाओं ने जंगें लड़कर, मैरिज अलायंसेस बनाकर और जासूसी के रास्ते अपने आसपास के दुश्मनों को खत्म करना शुरू किया। ये वो दौर था जब कुछ बेटों ने अपने पिताओं को मारकर गद्दी हासिल की, जब एक राज्य को तोड़ा गया जासूसी के जरिए। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले का मगध वो मगध था जब सिकंदर की सेना ने इसकी ताकत के बारे में सुनकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा मौर्य साम्राज्य से पहले के मगध का पूरा इतिहास। कौन थे वो राजा जिन्होंने गद्दी के लिए अपने ही पिता को मार डाला? कौन से वो फैक्टर्स थे जो मगध की मदद कर रहे थे बाकी महाजनपदों को हराने में? और कैसे एक जंग ने मगध की गद्दी चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी? ये सब जानेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जब हम मगध का इतिहास पढ़ते हैं तो वो इतिहास दरअसल एक क्षेत्र का इतिहास है। जैसे हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ते हैं, यहाँ कई राजवंश आए और अपनी ताकत को बढ़ाते हुए मगध का विस्तार किया। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीता और अपना शासन स्थापित किया तो असल में एक मौर्य एम्पायर की स्थापना हुई, जिसकी सीमाएं आज के तमिलनाडु से लेकर अफगानिस्तान तक थी। यानी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो मगध था वो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने वाला भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र था। इसीलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे पटना और राजगीर के आसपास का क्षेत्र पूरे देश की राजनीति का सेंटर बन गया। इसके लिए हमें जाना होगा उन राजाओं के इतिहास में जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से भी पहले अपनी तलवारों, अपनी डिप्लोमेसी और अपनी जासूसी का जोर दिखाया, सभी महाजनपदों को जीता और मगध को भारत का सबसे बड़ा एम्पायर बनाने में मदद की। सबसे पहले शुरू करें तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने करीब 544 ईसा पूर्व में मगध के साम्राज्यवादी विस्तार की शुरुआत की। बिंबिसार सीधी लड़ाई से पहले कूटनीति में यकीन रखते थे। इन्होंने वैवाहिक संधियों का एक ऐसा जाल बुना जिसने मगध को हर तरफ से सेफ कर दिया। इन्होंने कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन से शादी की और दहेज में काशी का समृद्ध इलाका पाया। इससे हर साल लाखों सिक्कों की आमदनी होती थी। इसके बाद इन्होंने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना और पंजाब के मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किए। इन शादियों ने मगध की सीमाओं के इर्द गिर्द एक तरह का सुरक्षा कवच बना दिया, एक ऐसा कवच जो सीधे युद्ध से कहीं ज़्यादा सस्ता और असरदार था। सुरक्षित होने के बाद बिंबिसार ने अपनी नज़रें घुमाई ईस्ट की ओर। मगध के ठीक बगल में अंग एम्पायर था। इसकी मगध से पुरानी दुश्मनी थी। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त पर हमला किया, उसे युद्ध में मार गिराया और अंग को मगध एम्पायर का हिस्सा बना लिया। इस एक जीत से मगध को मिला चंपा बंदरगाह। अंग की राजधानी चंपा उस टाइम की सबसे समृद्ध नदी बंदरगाह थी। इसे जीतने से मगध को गंगा नदी के रास्ते से होने वाला ट्रेड और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि बर्मा और श्रीलंका तक जाने वाले समुद्री ट्रेडिंग रूट पर सीधा कंट्रोल मिल गया। इस व्यापारिक मार्ग से मगध के खजाने में अच्छा खासा पैसा आने लगा, जिससे बिंबिसार को एक बड़ी और परमानेंट सेना खड़ी करने में मदद मिली। लेकिन जिस बिंबिसार ने कूटनीति से मगध को इतना मजबूत बनाया, उसका अंत बहुत दर्दनाक था। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक और दिग्ग निकाय के मुताबिक बिंबिसार के अपने बेटे अजातशत्रु ने ही उन्हें बंदी बना लिया। अजातशत्रु ने आदेश दिया कि राजा को कोई भोजन न दिया जाए। जब उसे पता चला कि उसकी माँ कौशल देवी अपने कपड़ों में छिपाकर खाना ले जा रही हैं, तो इन्होंने माँ के मिलने पर भी पाबंदी लगा दी। जिस सम्राट ने मगध की नींव रखी थी वो अपने ही बेटे की बनाई काल कोठरी में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गया। इस घटना को लेकर अलग अलग बौद्ध परंपराओं में थोड़े थोड़े अंतर मिलते हैं। कुछ ग्रंथ बताते हैं कि अजातशत्रु बाद में पछतावे से भर गया था। हालांकि इन सब के बावजूद फैक्ट यही रहता है कि सत्ता के लालच ने एक बेटे को अपने ही पिता की जान लेने पर मजबूर कर दिया। इस तरह दोस्तों बिंबिसार के बाद अजातशत्रु राजा बना, लेकिन अजातशत्रु की असली परीक्षा भी बाकी थी और वो परीक्षा उतनी आसान नहीं थी जितना कि अपने पिता को बंदी बनाना।
बिंबिसार की हत्या के बाद अजातशत्रु के सामने सबसे बड़ा संकट आया। बिंबिसार की पत्नी कौशल देवी सदमे से मर गईं। ये कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी। गुस्से में आकर कौशल नरेश प्रसेनजित ने मगध को दहेज में दिया काशी का इलाका वापस छीन लिया। इससे मगध की आमदनी बंद हो गई। इसके बाद अजातशत्रु और प्रसेनजित के बीच कई सालों तक लड़ाई चली। शुरुआत में अजातशत्रु हारे, लेकिन आखिर में इन्होंने प्रसेनजित को एक संधि के लिए मजबूर कर दिया। इस संधि के तहत प्रसेनजित ने अपनी बेटी वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया और काशी का समृद्ध इलाका हमेशा के लिए मगध को सौंप दिया। इस तरह कौशल को शांत करने के बाद अजातशत्रु ने उत्तर की ओर कदम बढ़ाए, जहां उसका सामना वज्जी यानी लिच्छवी संघ से था। मगध के उत्तर में वज्जी संघ खड़ा था। इतिहास में इसे लिच्छवी गणराज्य भी कहा जाता है। ये कोई आम राज्य नहीं था, ये बहुत ही ताकतवर और डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जहां पर 7,000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों की एक सभा होती थी। ये लोग मिलकर फैसले लेते थे। बौद्ध ग्रंथ में खुद गौतम बुद्ध ने वज्जी संघ की एकता और उनके सामूहिक फैसलों के सिस्टम की तारीफ की है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जब तक वो मिलकर सभा में बैठते और फैसले लेते रहेंगे, तब तक उनकी हार होना मुश्किल है। इस तरह से मगध के लिए वज्जी को सीधी लड़ाई में हराना आसान काम नहीं था। इसीलिए अजातशत्रु ने एक दूसरा रास्ता चुना। इन्होंने अपने सबसे खास मंत्री वत्सकार का इस्तेमाल किया। वत्सकार को कई इतिहासकार भारत के पहले डॉक्यूमेंटेड जासूसी मास्टरमाइंड की तरह देखते हैं। एक सोची समझी चाल के तहत वत्सकार ने भरी सभा में अजातशत्रु से एक नकली लड़ाई खड़ी की। रिजल्ट ये हुआ कि उसे मगध से निकाल दिया गया। वत्सकार इसके बाद सीधा वैशाली पहुंचा और वहां पर शरण ले ली। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह पूरा नाटक सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले 16 साल वत्सकार वैशाली के अंदर रहा। धीरे धीरे और बहुत सब्र के साथ उसने वहां के नेताओं के बीच शक और डिस्ट्रस्ट का जहर घोलना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया गया, गुटबंदी करवाई गई। जो गणराज्य कभी एकजुट होकर फैसले लेता था, वो अंदर ही अंदर बट गया। 16 साल की इस चुप्पी भरी लड़ाई ने वो काम कर दिया जो हजारों सैनिक मिलकर भी नहीं कर पाते। अब दोस्तों, ये बिल्कुल आपको वैसी ही कहानी लग रही होगी जैसे कि धुरंधर में दिखाई गई है, लेकिन ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। ये उस दौर की सबसे बड़ी जासूसी चाल थी। ये घटना आज की भाषा में लगभग वैसी ही है जैसे कोई सत्ता किसी दूसरे देश के अंदर लंबे टाइम तक असंतोष और अविश्वास फैलाकर उसे अंदर से कमज़ोर कर दे, बिना एक भी गोली चलाए। जब आखिरकार जंग छिड़ी, तब तक वैशाली की एकता पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि अजातशत्रु के लिए सिर्फ फूट डालना काफ़ी नहीं था। इतिहासकार A.L. वाशम अपनी किताब द वंडर दैट वॉज इंडिया में बताते हैं कि इस जंग में अजातशत्रु ने 2 ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जो उस दौर की भारतीय युद्ध कला में पहले कभी देखे ही नहीं गए थे। पहला था महाशिला कंटक, एक बहुत बड़ा मैकेनिकल इंजन जो भारी पत्थरों को बहुत लंबी दूरी तक दुश्मन के किलों पर फेंक सकता था। इसे बनाने के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी, रस्सी और मेटल के पुर्जों की ज़रूरत होती थी और इसके पीछे मगध के पास मौजूद उन्नत धातु कारीगरी का ही हाथ था। दूसरा और ज़्यादा खौफनाक हथियार था रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसके पहियों और धुरों पर तेज़ धार वाले घूमते हुए ब्लेड और भारी गदाएं लगी हुई थी। जब यह रथ दुश्मन की पैदल सेना के बीच घुसता तो सैनिकों को काटता हुआ चला जाता। ये भारत का अपना एडिशन था उस हथियार का जिसे पश्चिमी इतिहास में सिथेड चैरियट कहा जाता है। ठीक वैसा ही एक हथियार जो सैकड़ों साल बाद फारस और यूनान के युद्ध क्षेत्रों में भी दिखाई दिया। कूटनीति, जासूसी और तकनीक, इन तीनों ने मिलकर वैशाली जैसे ताकतवर गणराज्य को झुका दिया। इतिहास के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। ये दिखा दिया गया कि लोकतांत्रिक गणराज्य चाहे कितने ही संगठित क्यों ना हो, अगर उनके भीतर आपसी भरोसा टूट जाए तो बाहरी ताकत उन्हें आसानी से निगल सकती है। लेकिन दोस्तों, सत्ता का ये खेल यहीं नहीं रुका। अजातशत्रु के बाद इतिहास ने खुद को दोहराया। उसके अपने बेटे उदयन ने भी सत्ता के लिए अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। यही वजह है कि हर्यंक वंश, जिससे ये तीनों राजा आते हैं, इसको इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। यानी वो वंश जिसमें बेटों ने बार बार अपने पिताओं को मारा और गद्दी हासिल की। हालांकि उदयन ने अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ा या नया युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उसने मगध एम्पायर को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी फैसला लिया। उदयन ने मगध की राजधानी को राजगृह, जो कि पहाड़ियों से घिरी हुई थी, उससे बदलकर पाटलिपुत्र यानी आज के पटना पे कर दी। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर था। इसे जल दुर्ग कहा जाता था। यहाँ से सेना को नावों के जरिए उत्तर और पूर्वी भारत में कहीं भी बहुत तेजी से भेजा जा सकता था। इसके अलावा नदी मार्गों के जरिए होने वाले ट्रेड पर टैक्स वसूलना भी आसान हो गया।
इस चीज़ ने मगध को आर्थिक रूप से लगभग अजेय बना दिया। हालांकि दोस्तों उदयन के बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं। अगले कुछ राजा भी इसी तरह हत्या करके गद्दी पर बैठते रहे। जनता अब धीरे धीरे इस खूनी परंपरा से तंग आ चुकी थी। आखिरकार मगध के नागरिकों और मंत्रियों ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने राजा नागदशक जो उस समय गद्दी पर थे उनको पद से हटाया और उनकी जगह उनके ही एक बेहद काबिल शिशुनाग जो कि उनके मंत्री थे उनको राजा चुन लिया। ये प्राचीन भारत के इतिहास में शायद पहला मौका था जब आम लोगों और अधिकारियों ने मिलकर सत्ता परिवर्तन किया बिना किसी सीधी वंशानुगत उत्तराधिकार के। इस घटना को कुछ इतिहासकार प्राचीन भारत का पहला दस्तावेजी उदाहरण मानते हैं जहां जनता की सामूहिक इच्छा ने राजतंत्र की दिशा तय की। हालांकि इसे मॉडर्न लोकतंत्र जैसा समझना भी एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी। गद्दी पर बैठते ही शिशुनाग ने उस काम को अंजाम दिया जो हर्यंक वंश के राजा 100 साल में भी नहीं कर पाए थे। यह काम था अवंती साम्राज्य का विनाश। अवंती आज के मध्य प्रदेश के उज्जैन वाले एरिया को कहते हैं। यह मगध का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। शिशुनाग ने अवंती के प्रद्योत वंश के राजा नंदीवर्धन को एक भयानक जंग में हराया और अवंती को मगध एम्पायर में मिला लिया। इसके साथ ही इन्होंने वत्स और कौशल के बचे हुए हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। इस जीत के बाद मगध की सीमाएं आज के बिहार से लेकर मध्य भारत और उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से तक फैल गई। सदियों पुरानी मगध अवंती की दुश्मनी का हमेशा के लिए अंत हो गया। लेकिन दोस्तों मगध की कहानी में सत्ता का ये परिवर्तन, ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। शिशुनाग वंश के पतन के बाद मगध पर महापद्मनंद का कब्जा हुआ और उसकी पृष्ठभूमि उस दौर के हिसाब से चौंकाने वाली थी। पुराणों में महापद्मनंद को एक शूद्र दासी का पुत्र बताया गया है, जबकि ग्रीक इतिहासकार कर्टियस के हिसाब से वो मूल रूप से एक साधारण सा नाई था। यानी सत्ता के पीक पर वो शख्स बैठा जिसे उस दौर का वर्ना सिस्टम अपने सबसे निचले पायदान पर रखता था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक धमाका था क्योंकि उस दौर की व्यवस्था में ये लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन क्योंकि मगध में उस समय वर्ना सिस्टम उस तरह से नहीं था जैसे बाकी महाजनपदों में था, इसलिए यहाँ ये भी पॉसिबल था। हालांकि इस बारे में हम आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों था कि यहाँ वर्ना सिस्टम उतना मजबूत नहीं था। फिलहाल अगर कहानी में आगे बढ़ें तो गद्दी पाने के बाद महापद्मनंद ने वही किया जो शायद कोई परंपरागत राजा कभी करने की सोचता भी नहीं। इन्होंने उत्तर भारत के पुराने कुलीन क्षत्रिय राजवंशों जैसे कि इक्ष्वाकु, पांचाल और कुरु और काशी, इन सब का सफाया कर दिया। महापद्मनंद सिर्फ राजा नहीं बल्कि भारत का पहला एकराट यानी एकमात्र सम्राट था। उसने मगध को एक क्षेत्रीय राज्य से उठाकर एक बहुत बड़े अखिल भारतीय साम्राज्य में बदल दिया। उसने जिन मेन राज्यों को जीतकर पूरी तरह खत्म कर दिया वो थे कलिंग यानी आज का उड़ीसा। इसके साथ ही खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग जीता था। वो वहाँ से जैन तीर्थंकर जैन सायन की मूर्ति को लूट कर मगध ले आया था और कलिंग में सिंचाई के लिए एक नहर भी उसने बनवाई थी। इसी तरह गोदावरी घाटी के अश्मक राज्य को इन्होंने हराया, जिससे मगध का प्रभाव पहली बार विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण भारत यानी दक्कन तक पहुंचा। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कुरु, पांचाल और शूरसेन यानी दिल्ली, वेस्टर्न यूपी और मथुरा के ऐतिहासिक राज्यों के क्षेत्रीय राजाओं को हराया और एक तरह से उसने नॉर्थ इंडिया पर एक छत्र राज्य स्थापित किया। इसी वजह से पुराणों में महापद्मनंद को सर्व क्षत्रांतक की उपाधि दी गई, यानी वो राजा जिसने सभी क्षत्रियों का नाश किया। कुछ इतिहासकार इसे भारत के इतिहास की पहली बड़ी वर्ग आधारित उठापटक की तरह भी देखते हैं। हालांकि इस एक्सप्लेनेशन पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो पूरी तरह से सहमति नहीं रखते और कुछ लोग इसे सिर्फ सत्ता के एक्सपेंशन की एक नॉर्मल सी पॉलिटिक्स मानते हैं, ना कि जानबूझकर की गई वर्ग आधारित कार्रवाई। नंदवंश के आखिरी राजा धनानंद के समय तक मगध की मिलिट्री ताकत अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। अब मगध के पास भारत की पहली बड़ी स्थायी सेना थी जिसे कैश में सैलरी मिलती थी, ना कि सिर्फ ज़मीन या लूट के हिस्से से पेमेंट होती थी। इसका मतलब ये था कि ये सेना हमेशा तैयार रहती थी, चाहे जंग का मौसम हो या ना हो। बाकी महाजनपदों की सेनाएं ज़्यादातर किसान और सैनिकों पर निर्भर थीं, जिन्हें फसल के समय खेतों में लौटना पड़ता था। साल 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर महान की विश्व विजेता यूनानी सेना ब्यास नदी के किनारे पहुंची तो ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्क और डियोडोरस के हिसाब से उनको खबर मिली कि गंगा के पार नंद सम्राट धनानंद उनका इंतजार कर रहा है। करीब 2 लाख पैदल सैनिकों, 20,000 घुड़सवारों, 2,000 रथों और 4,000 से ज़्यादा युद्ध हाथियों के साथ।
यहाँ पर यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो एंशंट सोर्सेज हैं वहाँ सैनिकों की संख्या को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताने की परंपरा रही है। इसीलिए इन आंकड़ों को बिल्कुल एज इट इज़ सच मान लेना खतरनाक होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाथियों की इस बहुत बड़ी फौज की खबर ने सिकंदर के सैनिकों के हौसले तोड़ दिए, क्योंकि ऑलरेडी हाइडेस पीस की लड़ाई में जहाँ पर पोरस की सेना उतनी बड़ी नहीं थी, वहाँ पर भी जीतने में इनको काफ़ी ज़्यादा खून पसीना एक करना पड़ा था। थके हुए, घर से दूर 8 साल से लगातार जंग लड़ते लड़ते थके हुए और इस अनजान वॉर मशीन से डरे हुए यूनानी सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर ने कई दिन कोशिश की अपने सेनापतियों को मनाने की, लेकिन आखिरकार उसे झुकना पड़ा। रिजल्ट ये हुआ कि दुनिया जीतने निकला सिकंदर बिना मगध से एक भी सीधी लड़ाई लड़े वापस लौट गया। ये अपने आप में इतिहास की उन बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस में से एक है जो शायद ही किसी को याद रहती है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि मगध आखिर बना कैसे? कौन से फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार थे इन सभी ताकतवर राजाओं के अलावा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी के 16 महाजनपद बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन फिर मगध के पास ऐसी क्या ताकत थी जिसकी वजह से मगध ने इन सभी को ना सिर्फ हराया बल्कि इनको हराकर एक लंबे टाइम तक रूल भी किया। इतिहास के पन्ने पलटे तो 6ठी सदी ईसा पूर्व बहुत नाजुक मोड़ है हमारे पूरे देश के इतिहास में। इतिहासकार इस टाइम पीरियड को सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। सेकेंड इसलिए क्योंकि इससे पहले हमने हड़प्पा में अर्बनाइजेशन देखा था, लेकिन हड़प्पा के इतने सालों बाद ये सेकेंड अर्बनाइजेशन आया क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नए ट्रेड रूट बन रहे थे, सिक्कों का चलन बढ़ा था, लोहे की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई थी जिसने खेती का पूरा तरीका बदल दिया। लेटर वैदिक पीरियड जिसकी इकोनॉमी ग्रामीण थी, वो इस काल तक आते आते शहरों की इकोनॉमी में बदल रही थी। इसी दौर में 16 महाजनपद भी उभरे, जिनमें कोसल, वत्स, अवंती और मगध सबसे ताकतवर दावेदार था। लेकिन मगध की कहानी इन बाकी सभी महाजनपदों से अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेदों में मगध को बाकी राज्यों से अलग बताया गया है। वैदिक ग्रंथों में खास तौर पर अगर आप अथर्ववेद उठाएं तो मगध के लोगों को कीकट और व्रात्य कहा गया है। इन्हें अपवित्र और म्लेच्छ जैसे शब्दों से पुकारा गया। ब्राह्मणवादी सिस्टम में इस जमीन को श्रापित तक माना जाता था। कहा जाता था कि जो यहाँ जाएगा उसका पतन तय है। इस तरह की बातें यह समाज में मगध के लोगों को इस तरह से देखने की वजह सिर्फ धार्मिक नहीं थी, इसके पीछे एक सोशल रीजन भी जिम्मेदार था। असल में मगध गंगा के मैदानी इलाकों के उस रेडियस पर था जहां पर वैदिक संस्कृति का सीधा प्रभाव कमज़ोर था। यहाँ की आबादी में गैर वैदिक जनजातीय समुदायों का असर ज़्यादा था। लेकिन मगध के लोगों का यही बाहरी अपमान आगे चलकर मगध की सबसे बड़ी ताकत बना। नॉर्थ वेस्ट के कुरु पांचाल जैसे राज्यों में वर्ना सिस्टम इतना सख्त था कि सिर्फ क्षत्रिय ही सेनापति या राजा बन सकते थे, लेकिन मगध में ऐसा नहीं था। यहाँ फौज में भर्ती के लिए जाति नहीं, जंग लड़ने की काबिलियत देखी जाती थी। ये एक तरह की सोशल फ्लेक्सिबिलिटी थी जो बाकी महाजनपदों के पास नहीं थी। जहाँ बाकी राज्य अपनी मिलिट्री की भर्ती को सीमित करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे थे, वहीं मगध हर एक काबिल इंसान को अपनी सेना में शामिल कर रहा था। इसके साथ ही 6ठी सदी ईसा पूर्व में खुद गौतम बुद्ध और महावीर जैसे थिंकर्स समाज को नए सिरे से गढ़ रहे थे। मगध को एक ऐसी ही आइडियोलॉजी की ज़रूरत थी जो उसे बुद्ध और महावीर की सोच में मिल रही थी। लेकिन मगध की मदद सिर्फ विचार या समाज नहीं बल्कि यहाँ का भूगोल, यहाँ की ज्योग्राफी भी कर रही थी। ये वो हेल्प थी जिसने मगध को बाकी महाजनपदों में सबसे आगे ला खड़ा किया। मगध के पास आज के झारखंड में छोटा नागपुर की समृद्ध लोहे की खदानों तक सीधी पहुंच थी। इस लोहे के लिए बहुत खुदाई नहीं करनी पड़ती थी, ये लोहा सतह यानी सरफेस पे ही मिल जाता था। इस एक चीज़ ने मगध को 2 बड़े फायदे दिए। पहला, खेती के लिए मजबूत लोहे के हल जिससे धान की रोपाई मुमकिन हो पाई और अनाज का ज़बरदस्त सरप्लस पैदा हुआ। ये सरप्लस वाला अनाज बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसी से बड़ी और परमानेंट आर्मीज़ को खिलाना, शहरों में गैर कृषि पेशों जैसे कि लोहार, बढ़ई और व्यापारियों को बसाना संभव हो सका। दूसरा फायदा था युद्ध के मैदान के लिए असली लोहे के हथियार। लोहे ने मगध को नए तरीके के हथियारों को ईजाद करने का स्पेस दिया, जबकि बाकी जनपद अगर देखें तो वो अब भी तांबे या कमज़ोर मिक्स मेटल पर निर्भर थे। मतलब साफ था, मगध के पास खाना भी ज़्यादा था और हथियार भी बेहतर थे, और ये दोनों फायदे मिलकर किसी भी प्राचीन राज्य की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। लोहे के अलावा अगर देखें तो मगध की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी उसे भी बाकी जनपदों से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता था। इसकी राजधानी पहले थी राजगिरी जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, इसे एक प्राकृतिक किले जैसा हेल्प करती थी। बाद में जब राजधानी पटलिपुत्र बनी तो वहाँ गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर बसा एक शहर मिला जो लगभग हर तरफ से पानी से घिरा हुआ था।
इस प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध को ये छूट दी कि वो बाहरी हमलों की चिंता किए बिना अपना फोकस एक्सपेंशन पर लगा सके। जहां बाकी जनपद बार बार आक्रमणों से जूझते रहे, वहीं मगध अपेक्षाकृत सुरक्षित रह के धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाता गया। इस तरह 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध के पास हर वो चीज़ थी जो उसे देश का सेंटर बनाने में मदद कर सकती थी। यही वजह है कि इतिहासकार अलग अलग मुद्दे रखते हैं, अलग अलग बातें रखते हैं मगध के डेवलपमेंट को लेकर। जैसे कि रोमिला थापर मगध को मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक बदलाव का नतीजा मानती है। उनका तर्क है कि धान की रोपाई और आहत सिक्कों के चलन से एक नकदी अर्थव्यवस्था पैदा हुई। इसने एक बड़ी स्थायी सेना को संभव बनाया। दूसरी तरफ DN झा जैसे इतिहासकार भौगोलिक नियतिवाद पर जोर देते हैं। उनके मुताबिक अगर मगध के पास सिंह भूमि की सतही लोहे की खदानें नहीं होती, जहां बहुत कम खुदाई करने के बाद आपको लोहा मिल जा रहा था, तो सिर्फ डिप्लोमेसी से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना पॉसिबल ही नहीं था। उपिंदर सिंह अपनी किताब और हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हैं। वो बताती हैं कि पितृहंता की ये कहानियाँ ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों में मिलती हैं, जबकि पुराण इन्हीं घटनाओं को सामान्य उत्तराधिकार की तरह पेश करते हैं। यानी एक ही घटना को अलग अलग परंपराओं ने अलग अलग रंगों में रंगा। और इससे ये भी पता चलता है कि इतिहास लिखने वाले खुद अपने धार्मिक या वैचारिक झुकाव से पूरी तरह अलग नहीं हो पाते। इसी तरह से एक इतिहासकार हैं LM बाशम। वो मगध की कामयाबी के पीछे मिलिट्री तकनीकी इनोवेशन को सबसे ऊपर रखते हैं, यानी महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे घेराबंदी वाले हथियार, जिन्होंने मगध को बाकी महाजनपदों से कहीं आगे खड़ा किया। अब अगर हम पूरी कहानी को देखें तो सच्चाई शायद इन सभी नज़रियों के बीच कहीं छुपी हुई है। मगध कोई एक वजह से वो सुपर पावर नहीं बना होगा। नेचर से उसको लोहा मिला, समाज ने उसे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी, ज्योग्राफी से उसको सुरक्षा मिली, और उसके राजाओं ने वो सारे नियम तोड़े जिन्हें बाकी दुनिया धर्म और परंपरा समझकर मानती रही। बिंबिसार की डिप्लोमेसी हो, अजातशत्रु की क्रूरता हो और जासूसी हो, शिशुनाग के जरिए हुआ नागरिक विद्रोह हो, या फिर महापद्मनंद की वर्ग विरोधी सत्ता हो, इन सब ने मिलकर एक ऐसा साम्राज्य गढ़ा जिसने आगे चलकर पूरे भारत की राजनीतिक तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भारत छोटे छोटे कबीलों और गणराज्यों में बटा था, जहां सत्ता कई हाथों में बटी हुई थी। मगध ने इस पूरे सिस्टम को उलट दिया और एक बेहद सेंट्रलाइज्ड और निरंकुश सत्ता की नींव रखी। ये वही नींव थी जिस पर आगे चलकर एक और बड़ा उलटफेर होने वाला था, जब एक बहुत ही जवान और महत्वाकांक्षी शख्स चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश को उखाड़कर मगध की गद्दी पर बैठने वाला था और भारत को अपने पहले सबसे विशाल साम्राज्य की तरफ ले जाने वाला था। लेकिन वो दोस्तों एक अलग कहानी है। उसके लिए हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम चंद्रगुप्त से लेकर मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन तक की पूरी कहानी कवर करेंगे, इसी डिटेल एनालिसिस के साथ। चंद्रगुप्त से पहले मगध की ये कहानी हमें एक बात साफ सिखाती है लेकिन, कि साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं बनते, वो बनते हैं पेशेंस से, तो कभी कभी धोखों से, रिसोर्सेज की समझ से और उन नियमों को तोड़ने की हिम्मत से जिन्हें बाकी दुनिया पवित्र मानकर चलती रहती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मौर्य एम्पायर के पहले के मगध की, यानी कि हमारा पार्ट 1। अब अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट 2 भी जल्द से जल्द लेकर आएँ तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे मौर्य एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश होता है, किस तरह की कंडीशंस में चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता, किस तरह की कंडीशंस में नंदवंश को हराते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गद्दी इस्टेब्लिश की और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और कैसे धीरे धीरे उसका पतन हो गया। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, और पार्ट 2 के लिए कमेंट ज़रूर करना कि आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।